नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इन 2 सालों में सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी, सरकार का कामकाज कैसा रहा और कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों से उसे दो चार होना पड़ा, इन तमाम मसलों पर हम केंद्र सरकार के मंत्रियों से खास बातचीत करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन जी ने इंडियन आर्मी में रहते हुए राइफल शूटर के तौर पर दुनिया भर में नाम कमाया और अपने अचूक निशाने से ओलंपिक समेत कई मेडल देश की झोली में डाले। अब राजनीतिक पारी में उनका निशाना कितना सटीक बैठ रहा है और देश की समस्याओं को वो कितनी कामयाबी के साथ शूट कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए सीधे बात करते हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से। राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद आपका। जी राज्यवर्धन जी, सबसे पहला सवाल जो हम सभी से पूछते हैं वो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, 2 साल में वो कौन सी बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की जो आप बता सकते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि एक ऐसे जिम्मेदार कमिटेड सरकार की है जिसने पूरे देश भर के अंदर जो माहौल था उस पूरे माहौल को एक पॉजिटिव माहौल की तरफ बदल दिया है। पूरे विश्व भर के अंदर जहां इकोनॉमी पूरे विश्व की डगमगा रही है, वहां आज भी आप याद करिए उन दिनों को जब सबसे बेहतरीन इकोनॉमी होती थी तो 9.3, 9.4 ग्रोथ रेट होती थी। आज विश्व भर में डगमगा रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी फिर भी 7.3, 7.4 बढ़ रही है। ये अपने आप में उस माहौल को दिखलाता है जो पॉजिटिव एनवायरमेंट गवर्नेंस का और एक ऐसी सरकार का जो पॉलिसी को स्टेबल रख सकती है। लेकिन राज्यवर्धन जी, विपक्ष कहता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो आर्थिक विकास दर के आंकड़े हैं वो फेक हैं, विश्व मंदी की वजह से ये सब हुआ है, जीडीपी में जो कुछ हुआ है ये मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है। चलिए, विपक्ष का तो काम ही है कहना, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर जो आप सब देखते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वो रुकावट करते हैं, जिन बिलों को, जिन भारत को जो जरूरत है उनको जब वो रोकते हैं राज्यसभा के अंदर, वो तो पूरे भारतवर्ष को दिखता है। जीएसटी जिसका लाभ हर व्यक्ति को होने वाला है, ये छोटे छोटे जो टैक्स लगते रहते हैं हर जगह, वो सारे हटकर एक सिंगल टैक्सेशन पर आ जाएंगे, चीजें सारी सस्ती हो जाएंगी, उसके अंदर भी रोक लगाते हैं। ये तो सब आप सबको दिखता है। जो विपक्ष जो कुछ कहता है अपने सर्वाइवल के लिए, उसको तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आप सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना आपके मंत्रालय का काम है। राज्यवर्धन जी, मैं जानना चाहूंगा कि 2 साल में सबसे ज्यादा प्रचार जो हुआ है वो स्वच्छ भारत अभियान का हुआ है। आपके मुताबिक प्रचार के मुताबिक काम हुआ क्या? यानी जितना प्रचार हुआ उतना स्वच्छ भारत को लेकर के काम भी हुआ है क्या? जमीन पर उतनी साफ सफाई दिख रही है क्या? सबसे पहले एक ऐसा काम जिम्मा लेना, उठाना, जो एक तरह से सब उसको छोड़ चुके थे, ये मान चुके थे कि भारत के अंदर कभी सफाई स्वच्छता हो ही नहीं सकती, हम अपना घर साफ रख लेंगे लेकिन खिड़की से बाहर जरूर कुछ न कुछ गंदगी फेंकेंगे। ऐसे के अंदर ऐसे बड़े एक चैलेंज को उठाना, लाल किले से एक आह्वान करना पूरे देश को कि आइए हम सब मिलकर, अगर सच्चे मन से हमें श्रद्धांजलि देनी है महात्मा गांधी जी को, तो यही हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिसके बारे में महात्मा गांधी हमेशा कहते थे और खुद भी करते थे। शौचालय को साफ रखना, शौचालय रखना, स्वच्छता लाना अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी खुद की साफ सफाई रखना, उससे बीमारियां भी कम होती है। ऐसे का बीड़ा उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप भी जानते हैं, सारी चैनल्स भी चलाती हैं, अपनी तरफ से चलाती हैं, हम कोई विज्ञापन भी नहीं देते, लेकिन आप सब अपनी तरफ से चलाते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि भारत के अंदर हम जब बाहर टूरिज्म के लिए जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, हम देखते हैं दूसरे देश कितने साफ सुथरे हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं ये भारत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या भारतवासी साफ नहीं रहना चाहते? तो इतना बड़ा बीड़ा उठाया और धीरे धीरे ये जागरूकता आती जा रही है। बच्चों को देखिए, बच्चे आपको तुरंत बोलेंगे कि हमें हाथ साफ सुथरे रखने चाहिए, गंदगी बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। ये जो बदलाव है धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखिए 1919 तक, माफ कीजिए 2019 तक कितना फर्क आ जाएगा। जी अच्छा, हमारी सरकार डेट से काम करती है, तिथि रख के काम करती है। हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के सर पर छत होगी तो कब तक होगी, हमने उसकी तिथि दे दी। हमने कहा स्वच्छता लाएंगे, कब तक लाएंगे, हमने उसकी तिथि दे दी। बिल्कुल। तो एक अकाउंटेबल सरकार है, एक कमिटेड सरकार है
और उस दिशा में काम कर रहे हैं। और सिर्फ सरकार अकेले काम नहीं करती है, जनता को साथ लेके चलती है, और ये आह्वान है आप सबके लिए कि आप साथ चलें। जी राज्यवर्धन जी, एक और सिलसिले पे मैं बात करना चाहूंगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना बड़ी अच्छी योजना थी, लेकिन अब आजकल इसकी चर्चा हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसकी वजह मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, क्या अब उनके पास उन गांव को आदर्श बनाने का समय नहीं बचा है? आपने भी एक गांव को गोद लिया था, मैं जानना चाहूंगा आपका गांव कितना आदर्श बन पाया अब तक? मैंने जो गांव गोद लिया था धानक्य, आप टेलीविजन चैनल है, आप जाके वहां देखिए धानक्य के अंदर कैसा काम हुआ है। मेरी एक पूरी पैम्फलेट हमने तैयार करी है, उस समय की पिक्चर है और अब की पिक्चर है, जो हमने बदलाव लाए हैं। उसको सार्वजनिक हम नहीं कर रहे, उसका ये मतलब नहीं है कि हमने उधर काम नहीं करा जी। एक तरह से एक इस तरह का बदलाव है जिसको देखकर दूसरे गांव वाले भी वैसा बनने की कोशिश कर सकें। अपने आप में एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक इस तरह का मैं कहूंगा एक एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर एक आप गांव को सुधार करिए और उस गांव को देखा देखी दूसरे गांव भी बनना चाहें कि हम इस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं। आमतौर पर अपनी जिंदगी के अंदर कब हम अपना स्तर ऊंचा करना चाहते हैं? जब हम देखते हैं हमारा साथी जो हमारे जैसा है उसका स्तर ऊपर हो गया, तो हमें लगता है हमारे में क्या कमी है। तो वही फिलॉसफी यहां आदर्श ग्राम में लाई गई है। यही वो एक्सपेरिमेंट है कि आप सरकार के अंदर जो पॉलिसीज है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या थोड़ा सीएसआर में लाकर और थोड़े लोगों को शामिल करके उस गांव के अंदर ऐसा बदलाव लाया जाए जो बदलाव दूसरे गांव देखा देखी भी अपने में सुधार लाए। ये बहुत बढ़िया चल रहा है। आप क्यों ना इसके ऊपर स्टडी करते कि कौन से ऐसे सांसद है जिन्होंने आदर्श ग्राम योजना को नहीं अपनाया या जिनके आदर्श ग्राम तैयार नहीं हुए। आप पाएंगे कि वो ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ नहीं रहना चाहते। अपोजिशन करने के लिए विचार वाला अपोजिशन होता है, लेकिन काम में अपोजिशन नहीं होता। जो देश के हित में काम है, जहां गांव का विकास होना है, उसमें क्या था अपोजिशन? जी, तो क्यों नहीं अपनाया जो विपक्ष के सांसद है उन्होंने? चलिए, बहुत अच्छा सुझाव राज्यवर्धन जी आपने हमें दिया है, इस पर हम काम भी करेंगे। प्रसार भारती पे मैं बात करना चाहूंगा। प्रसार भारती बोर्ड का गठन हुए 19 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रसार भारती का अपना कोई चयन बोर्ड नहीं है। हम देखते हैं कि दूरदर्शन में, आकाशवाणी में नियुक्तियों को लेकर के अक्सर विवाद होता रहता है। एडहॉक बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लोगों को लेकर के काम चलाना पड़ता है। क्या दिक्कत क्या आ रही है चयन बोर्ड गठन करने में? यूपीएससी ने अभी एक निर्णय दे दिया है कि प्रसार भारती का चयन बोर्ड अपना खुद का हो सकता है। ये निर्णय अभी हाल ही में हुआ है। आप इसके जो नतीजा है वो भी तुरंत ही देखेंगे, तो सुधार आना शुरू हो जाएगा। जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्चुअल्स का, देखिए हर जगह जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, वैसे जितनी मैन पावर पहले चाहिए थी, जितने टेक्नीशियंस पहले चाहिए थे, अब शायद उतनों की जरूरत नहीं होती। इसीलिए वैकेंसीज पुराने समय से आप देखेंगे हैं, लेकिन वैकेंसीज वो इसी कारण से है क्योंकि टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अभी इतने लोगों की जरूरत नहीं है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहले उभरते हुए फिल्मकारों को काफी मौका देता था, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी फिल्में बहुत सराही भी जाती थी, अब पता ही नहीं चलता है कि एनएफडीसी की फिल्में कहां किसने बनाई, कहां रिलीज हुई। लंच बॉक्स देखी आपने? जी, सुना तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैन फिल्म फेस्टिवल तक गई थी जी, एनएफडीसी की थी। नहीं, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो हुआ है राज्यवर्धन जी, प्रोसेस बहुत स्लो हुआ है क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में दुनिया की सबसे रोबस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। एनएफडीसी का जब गठन हुआ था उस समय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो कहा गया कि सरकार इसमें आगे बढ़े और सरकार एक प्लेटफॉर्म दे, फिल्म निर्माताओं को एक अवसर दे फिल्में बनाने का, सरकार मदद करे। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में विश्व की सबसे रोबस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एनएफडीसी का काम खत्म हो गया, लेकिन ये जरूर है जो आपने बोला धीमी गति, वो धीमी गति के बावजूद भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है और एनएफडीसी अभी भी अपना काम कर रही है। और हाल ही में जिस तरह की दिक्कतें फिल्म निर्माताओं को आती है, जैसे कि क्लियरेंस लेना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना या रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेना, वो सब दिक्कतें हो जाती हैं। और विदेश से जो आते हैं फिल्म निर्माता, उनको नहीं पता होता भारत में किसके पास जाएं परमिशन लेने के लिए। और इसी कारण से एनएफडीसी का एक नया रोल
उन्होंने अपना एक सब डिपार्टमेंट बनाया है, FFO, फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस। उसका काम है सिंगल विंडो क्लियरेंस। आज तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है जी। इसी कारण से हो रहा है कि हमारा देश हर तरह से फिल्में यहां बहुत बन रही हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमारा टूरिज्म उस कारण से बढ़ रहा है, हमारा कल्चर उस कारण से बढ़ रहा है, हमारी भाषा देश विदेश में जा रही है। इसीलिए हमने और सरल बनाया ये प्रोसेस फिल्म बनाने का, और NFDC उस रोल में अपना काम कर रही है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। राज्यवर्धन जी, आप देश के बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन हैं और हमने देखा किस तरीके से आपकी उपलब्धियों ने ओलंपिक में भारत के पदकों का सूखा भी खत्म किया था। इस बार रियो ओलंपिक से आप क्या उम्मीद करते हैं भारतीय खिलाड़ियों से? वाकई में मैं जिस तरह से ट्रैक पहले रखता था खिलाड़ियों का, उस तरह से तो अभी नहीं रख रहा, लेकिन एक भारतीय होने के नाते गर्व जरूर महसूस होता है जब हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमारे देश के नागरिक अच्छा करते हैं। तो ये भरोसा और ये विश्वास हमेशा है कि पिछली बार से इस बार जरूर रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। आपने भले ही आप बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे राज्यवर्धन जी, लेकिन आपने सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बारे में तो सुना ही होगा, जिस तरीके का दंगल इन दोनों का चल रहा है। मैं बीइंग एथलीट आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, सुशील कुमार की दावेदारी ज्यादा सही है, नरसिंह यादव की दावेदारी ज्यादा सही है? मैं जरूर आपकी राय इस पर चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं। एक ने कोटा जीता हुआ है ओलंपिक का, वो कोटा आसानी से नहीं मिलता। अपने वेट कैटेगरी के अंदर अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही हो तभी वो ओलंपिक कोटा जीत सकते हैं। और साथ ही उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें भी अच्छा करा है लगातार। और दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी है जिसने 2 बार ओलंपिक पदक जीता हुआ है, हालांकि दूसरे वेट कैटेगरी में जीता था। वो वेट कैटेगरी शायद अब खत्म हो गई है और ये जो अब वो हायर वेट कैटेगरी में जाके खेल रहे हैं, और यही कारण है कि देश के 2 बेहतरीन खिलाड़ी एक ही वेट कैटेगरी में आ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा राज्यवर्धन जी कि पाकिस्तान से संबंधों को लेकर मोदी सरकार की जो नीति है, जिस तरीके की बातचीत चल रही है, क्या मानते हैं आप, क्या वो सही ट्रैक पर है? पाकिस्तान के साथ एक इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड देश है। उसके अंदर कई सारे इस तरह के वर्ग हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। अब किसके साथ किस समय किस तरह से डील करना है, ये अपने आप में एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसके लिए एक चैलेंज है। उसके इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए भारतीय सरकार ने अपना जो रिएक्शनरी मोड पे ना रहकर हमेशा एक एक्शन मोड पे रहते हैं। अगर बातचीत शुरू करते हैं तो हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने टर्म्स पे करते हैं। अगर बातचीत रोकते हैं तो अपनी टर्म्स पे रोकते हैं। अगर कहीं सख्ती दिखानी होती है तो वहां सख्ती दिखाते हैं। आज अगर भारतीय सेना उस कॉन्फिडेंस के साथ सरहद पे खड़ी है तो उसका भी कारण आप सब जानते हैं। बिल्कुल। साथ ही इंटरनेशनल दबाव जिस तरह का पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो इंटरनेशनल दबाव भी तभी पड़ पाया है जब हम अपना पहलू बहुत जबरदस्त तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिक कारणों से हो या मिलिट्री कारणों से हो या अपने पर्सनल रिलेशंस, लीडर्स के रिलेशन से हो या डिप्लोमेटिक रिलेशन से हो, ये सब करके हमने इंटरनेशनल दबाव भी उनको जब जरूरत पड़ती है तो उनके ऊपर डालते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो इस समय जो पाकिस्तान से जो बातचीत का दौर चल रहा है या जो रिलेशनशिप या जो स्ट्रैटेजी है, वो इस हालात के अंदर बहुत बेहतरीन है। सर कहता है मोदी सरकार ने जो कश्मीर से विस्थापित पंडितों की बात की थी, अब तक उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। क्या बता सकते कि उनकी घर वापसी कब तक हो पाएगी, विस्थापित कश्मीरी पंडित जो थे? इतने लंबे समय से जो वहां से बाहर रहे और उनको वापस पुनः स्थापित करना, उसके लिए जो पिछली सरकार ने जो योजना बनाई थी वो एक तरह से गेटोस बनाने की करी थी कि सिर्फ आइसोलेटेड गांव होंगे, कैंप्स होंगे जहां पर कश्मीरी पंडित को रखा जाएगा, एक तरह से कैद करके वहां पर रखा जाएगा। इस तरह से कभी भी माहौल वो नहीं हो सकता जैसे पहले था। तो इसको पूरी तरह सही सोचकर
वहां की जो सोसाइटी है उसके अंदर सही तरह से उनका वापस से पुनः स्थापित करा जाए, इसके लिए एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी जरूरी है और उसके लिए वहां की सोसाइटी और वहां की सरकार का भी उतनी जरूरत है। मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। पहला सवाल मैंने आपसे उपलब्धियों पर पूछा था, आखिरी सवाल बहुत संक्षिप्त सा जवाब चाहूंगा आपका। सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने क्या है? मीडिया। आप एक बहुत जरूरी है कि, और मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं जी। इतनी देश की नागरिकों के लिए इतनी योजनाएं होती हैं, आप कभी भी किसी सड़क पर चल के पूछिए कि क्या वो किन्हीं योजना के नाम बता सकते हैं? बहुत कम बता पाएंगे। क्या योजनाएं जनता तक पहुंचाना सिर्फ सरकार का काम है, सिर्फ प्रसार भारती का काम है, या हमने अपना काम बांटने के लिए आपको भी लाइसेंस दिए हैं और आप भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हम हैं कि सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाए और उसके ऊपर फिर तर्क हो कि उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। मीडिया कहीं और जागरूक हो और सरकार की आलोचना करे, लेकिन इस कारण से करे जिससे नीतियों में और सुधार हो सकता है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। एफ्रो इंडिया अफ्रीका समिट हुआ। मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के बाद भारत के अंदर इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई जिसके अंदर अफ्रीका के तकरीबन 40 राष्ट्रपति भारत में थे। लेकिन उस समय एक लड़की शायद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी, सारा मीडिया उसकी तरफ हो गया और वही कवरेज किया। तो ये जो बैलेंस है, मेरे ख्याल से ये बैलेंस बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, खैर उसमें तो खैर सरकार का मंत्रालय भी शामिल था जिस लड़की की आप बात करें। राजवर्धन जी, हम सरकार की नीतियां भी दिखाते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं, देश और दुनिया की बाकी खबरें दिखाने की जिम्मेदारी भी हमने उठाई है, उसे भी हमें बखूबी निभाना होता है। बहरहाल आपने अपने 2 साल के कामकाज पर, सरकार के कामकाज पर, उपलब्धियों और चुनौतियों पर हमसे बेबाकी से बात की। राजवर्धन सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस खास मुलाकात के लिए।